प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस का, फिजिक्स का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन MVVI जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है, सभी हम क्वेश्चन बैंक का 2011 से 23 तक पूछा गया सभी फिजिक्स का यानी भौतिकी का प्रश्न कराने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, अगर आप ये क्लास कर लेते हैं शुरू से लास्ट तक, तो फिजिक्स का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना तो तय है। और आप एक कलम कॉपी ले कर के बैठिए और इस सारे प्रश्न को नोट्स बना लीजिए और सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। यहाँ से निश्चित ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और क्लास अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ से 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रकाश के परावर्तन के अगर हम नियम की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। इसमें पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण। देख सकते हैं यहाँ से यह है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर यह खींचा गया अभिलंब। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं? समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। फिगर के माध्यम से भी दिखाया गया है। देख सकते हैं ये वाला है, ये वाला आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर यह खींचा गया अभिलंब, तीनों का तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपका कि आपतन जो कोण है ये वाला और परावर्तन कोण ये वाला, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम है आपका कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात I बराबर R। तो याद रखना है यहाँ से परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अच्छे से लिख लीजिएगा इसको कॉपी में और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गोलीय दर्पण क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो देख सकते हैं यहाँ से इसका फिगर के साथ। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या होता है? किसी खोखले गोले का। देख सकते हैं मैथ में भी हम लोग गोला पढ़ते हैं, तो इसी गोला का, खोखले गोले का एक भाग होता है। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो ये है आपका अवतल दर्पण। जिस दर्पण में ये वाला ये रजतित भाग बाहर से होगा तो अवतल दर्पण होगा। और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा, ये रहा परावर्तक सतह, और धंसा हुआ जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये रजतित भाग रहेगा। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका अवतल दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तथा उठा हुआ भाग रजतित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो तथा ये वाला उठा हुआ भाग क्या हो? रजतित हो। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और उठा हुआ भाग क्या हो? रजतित हो, उसे कहेंगे हम अवतल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो तथा धंसा हुआ, सॉरी यहाँ पर दास लिखा गया, धंसा हुआ होगा, धंसा हुआ भाग रजतित हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। देखो इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, ये वाला भाग परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ है, और धंसा हुआ भाग क्या है? रजतित है। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ठीक।
अब सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये 2016 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट जवाब होगा कि उत्तल लेंस अपने से होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित यानी एक ही बिंदु पर परिवर्तित करता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस जो है अपने से होकर जाने वाले किरण पुंज को अभिसारित यानी एक ही बिंदु पर क्या करता है, देख रहे हैं ऐसे गया दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अभिसारित हो गया, ऐसे करके एक ही बिंदु पर जा करके क्या हुआ है, मिल गया है। तो यही गुण के कारण इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो अवतल लेंस जो है अपने से होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित यानी फैला देती है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ से ये लेंस है अपसारी। अवतल लेंस अपने से होकर जाने वाली किरण को अपसारी यानी फैला देती है। देख सकते हैं यहाँ से ऐसे फैल गया, ऐसे फैल गया, ऐसे फैल गया, तो अपसरित कर देती है। तो इसी कारण से इसको क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। ये 18 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित प्रमुख इसके भी दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम हैं और अपवर्तन के भी दो नियम हैं। तो अरे बच्चों, अगर आप ये क्लास कर लेते हैं ना तो आप एकदम साइंस में फिजिक्स का ऑल क्वेश्चन करके आ सकते हैं। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं जाने वाला है। तो देखिए अपवर्तन का दो नियम क्या है। तो पहला है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों यानी सघन माध्यम और विरल माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। अब नियतांक का मतलब क्या होता है, देखिए साइन अर्थात साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एक नियतांक। हाँ, और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ऐसे पूछ दे कि स्नेल का नियम क्या है या प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि अवतल दर्पण के उपयोग बतावें। तो अवतल दर्पण का उपयोग, देखिए ये क्वेश्चन 15-22 में पूछा है, 15 में पूछा है, 22 में भी पूछा है। तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित प्रमुख है। हमने पहला पॉइंट में लिखाए हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, जो कि हजामत दर्पण के रूप में किया जाता है। सैलून में लगा होता है अवतल दर्पण। और किस में उपयोग किया जाता है, बाल और दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट एवं सर्च लाइटों में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि आँख, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो समझ गए, पहला था कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहनों की हेडलाइट एवं सर्च लाइटों में किया जाता है। तीसरा है आँख, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका उत्तल दर्पण के उपयोग बतावें। ये आपका 2020 और 22 में पूछा गया है। सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। 20 में 22 में पूछा गया है, तब भी 2 साल के अंतराल में पूछा है। तो इसी प्रकार से फिर 22 से 24 में पूछने का बहुत प्रबल चांस है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से देखते हैं इसका उत्तर। तो उत्तल दर्पण के निम्नलिखित प्रमुख उपयोग है। पहला उपयोग है कि विभिन्न प्रकार के वाहनों जैसे कि बस हो गया, ट्रक हो गया आदि में इस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी बस में या ट्रक में साइड में जो दर्पण लगा होता है जिससे पीछे की वस्तु को ड्राइवर साहब देखते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। उसी उत्तल दर्पण के कारण जो है सो देख पाता है ड्राइवर। दूसरा पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनी में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं लेंस पर। तो उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग यहाँ पर पूछा गया है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उत्तल लेंस के दो उपयोग निम्नलिखित है। उत्तल लेंस के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला है उत्तल लेंस का उपयोग नेत्र के दूरदृष्टि दोष को सुधारने में किया जाता है।
दूसरा पॉइंट है उत्तल लेंस का उपयोग छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए भी किया जाता है। चलिए, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन 16 में पूछा, 20 में पूछा, 22 में भी पूछा, कितना इम्पोर्टेंट है। तो दृष्टि दोष, कई कारणों से नेत्र या आँख जब किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देती है तो नेत्र में ऐसी कमी को ही दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसमें पहला है आपका निकट दृष्टि दोष, नामकरण से ही स्पष्ट है। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, जिस वस्तु को अगर निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो वो निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाएगा। ठीक जस्ट इसका उल्टा है दूर दृष्टि दोष में। जिस व्यक्ति को अगर दूर दृष्टि दोष हो गया तो वो दूर की वस्तु देख पाएगा स्पष्ट लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाएगा। तो चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, दूर दृष्टि दोष। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे ही दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है आपका तीसरा नंबर, जरा दूरदर्शिता। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु के साथ साथ दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे ही हम जरा दूरदर्शिता कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या देखें कि उसमें निकट की वस्तु दिखाई देता था, दूर की नहीं देता था। दूर में क्या हुआ कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता था लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता। जरा दूरदर्शिता में निकट की वस्तु के साथ साथ दूर की वस्तु भी हमें दिखाई नहीं देगा। 10 नंबर प्रश्न है आपका कि निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष जो हो जाता है लोगों को, उसके पीछे क्या कारण है। तो निकट दृष्टि दोष के निम्नलिखित प्रमुख कारण है। निकट दृष्टि दोष के निम्नलिखित प्रमुख कारण है। सबसे पहला कारण है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अगर बढ़ जाएगा तो उसको निकट की वस्तु नहीं दिखाएगा, बल्कि जखनी लेंस अगर की फोकस दूरी बढ़ जाएगा, रेटिना और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ेगा तो वो जखनी बढ़ेगा तो दूर की वस्तु तो देख पाएगा लेकिन निकट की नहीं देख पाएगा। दूसरा पॉइंट है कि नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना जिससे इसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है जिससे इसकी फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण ये निकट तो देखता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो चलिए अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष। चलिए भाई, तो निकट दृष्टि दोष के कारण तो देख लिए, तब उसका उपचार भी ना होगा, कैसे ठीक किया जाएगा उसको। तो देखिए ये क्वेश्चन 16 और 20 में पूछा गया है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस वाली चश्मे की आवश्यकता होती है क्योंकि अवतल लेंस दूर से आने वाली समांतर किरणें को अपसारित कर रेटिना पर फोकस कर देती है। क्या करती है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस वाले, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए या उपचार के लिए किस लेंस वाले चश्मे की आवश्यकता होती है, तो बता देना अवतल लेंस वाले चश्मे की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष के कारण बतावें। तो दूर दृष्टि दोष के निम्नलिखित प्रमुख कारण है। पहला है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। दूसरा है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी का क्या हो जाना, बढ़ जाना। चलिए अगला प्रश्न है दूर दृष्टि दोष के उपचार। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे की आवश्यकता होती है क्योंकि उत्तल लेंस निकट बिंदु को अभिसारित कर रेटिना पर क्या बना देती है, प्रतिबिंब बना देती है। अगला है जरा दूरदर्शिता के कारण बतावें। तो जरा दूरदर्शिता के निम्नलिखित प्रमुख कारण है। पहला है नेत्र लेंस की लचक कम हो जाना। सॉरी यहाँ पर काम लिखा गया है,
नेत्र लेंस की लचक क्या हो जाना, कम हो जाना, जिससे सिलियरी मांसपेशियों की संवंजन क्षमता का घट जाना। ठीक है, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, जरूर आप लिख लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित कर देती है। यही कारण है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। और अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे कि प्रकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, किस कारण से होता है, तो बता देना कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब जो क्वेश्चन पढ़े अपना लोग कि अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग, तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, 2020 में पूछा गया है। तो इसका जवाब होगा कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हमें दाढ़ी बाल बनाते समय सुविधा होती है। ठीक, इसीलिए जो है सो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। जस्ट इससे अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो क्योंकि उत्तल दर्पण बड़े प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाते हैं और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा सीधा और छोटा बनता है, जिससे वह पीछे की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को केंद्रित कर तीव्र ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसके कारण भोजन जल्दी पक जाता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। कोई अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष में जाता है तो उसको आकाश नीला नहीं बल्कि हर एक चीज़ उसको काला ही दिखता है। क्यों दिखता है भाई, तो देखिए ये क्वेश्चन 15 और 20 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो अंतरिक्ष में कोई भी कण मौजूद नहीं होते हैं, अर्थात वहाँ वायुमंडल का अभाव होता है, इसलिए वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। यही कारण है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेत्र की संवंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो नेत्र की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती रहती है, उसे नेत्र की संवंजन क्षमता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नेत्र की संवंजन क्षमता कहते हैं। का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इस दर्पण में छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन पूछेगा कि हमेशा कौन ऐसा दर्पण है जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो जवाब होगा कि उत्तल दर्पण जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों में होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। इसे अगर संक्षेप में हम याद रखें तो हो जाएगा बैजानी हप्पी नाला कहते हैं। देख सकते हैं फिगर से, बैजानी हप्पी नाला का मतलब हुआ बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे नीचे बैगनी है, उसके बाद जामुनी है, उसके बाद नीला है, उसके बाद जो है सो हरा है, उसके बाद पीला है, नारंगी है, लाल है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुष क्या है। इंद्रधनुष क्या है, तो वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है
और जब हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें आकाश में कभी कभी अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को ही हम क्या कहेंगे, इंद्रधनुष कहते हैं। देख सकते हैं फिगर में भी एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी हमें दिखाई देता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दृष्टि निर्बद्ध क्या है। ये एक छूट गया है लिखना, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया प्रश्न है। दृष्टि निर्बद्ध क्या है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक रहता है, अतः यदि उस वस्तु को आँख के सामने से हटा दिया जाए तो वस्तु 1/10 सेकेंड तक दिखाई देती रहेगी। दृष्टि का यह विशेष गुण ही दृष्टि निर्बद्ध कहलाता है। दृष्टि निर्बद्ध के कारण ही तेजी से चलते हुए पंखे स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो समझ गए, फिर से समझिए। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर सिर्फ 1/10 सेकेंड तक ही दिखाई देता है। यदि वस्तु को आँख के सामने से हटा दिया जाए तो वस्तु 1/10 सेकेंड तक दिखाई देती रहेगी। दृष्टि का यह विशेष गुण जो होता है इसे ही हम दृष्टि निर्बद्ध कहते हैं। दृष्टि निर्बद्ध के कारण ही चलती हुई पंखा को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है आगे क्वेश्चन वो है आपका कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो क्योंकि तारे बहुत दूर है हमसे, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट है। तारों से आने वाली प्रकाश किरण का पथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बदलता रहता है, इसलिए तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ लाल क्यों प्रतीत होता है। 2018 में पूछा है, 19 में पूछा है, 22 में पूछा है। कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है 24 के लिए आप सोच सकते हैं। इतना ही नहीं, ये 18 से पहले भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जवाब होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। क्या होता है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और इसे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्यतः नीले रंग को अधिक प्रकिरणित कर देता है और अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आँखों तक आता है इसमें मुख्यतः लाल रंग ही होता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ लाल प्रतीत होता है। का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो नहीं दिखाई देने वाला होगा आपका पहला परावैंगनी किरण और दूसरा होगा गामा किरण। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखता है, क्यों। तो पानी में रखा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ उठा हुआ दिखता है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो चलिए आज का सिर्फ ये 28 प्रश्न चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक फिजिक्स का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2011 से 23 तक जो भी पूछा गया था सभी प्रश्न हम आपको करा दिए हैं। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा 10th में साइंस के अंदर। तो चलिए, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर